स्वागत है आपका बोलते हैं हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ पल्ली सेठी। आज हम दिन की सभी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि देश में लगातार क्यों हो रही हैं ट्रेन दुर्घटनाएं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पूर्व सांसद के बेटे को क्यों नहीं मिला इलाज। फिर एक बार लोगों पर मंडरा रहा है कोविड-19 का खतरा। केंद्र सरकार ने क्यों कहा चुनावी बॉन्ड सोर्स को जानने का जनता का नहीं है अधिकार। मणिपुर पर खामोश, केरल पर सचिन तेंदुलकर ने जताई चिंता। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का है बुरा हाल। और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे पकड़ा गया देश की जासूसी करने वाला नरेंद्र कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। कभी बालासोर तो कभी बिहार, नया दिन और नई ट्रेन दुर्घटना। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दो पैसेंजर ट्रेनों के आपस में टकराने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। ऐसी घटनाएं लगातार आती रहती हैं जो दिखाती हैं कि हमारी ट्रेनों की हालात कैसी है। गरीब लोग मोदी जी की जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें सफर नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें पैसेंजर ट्रेन में सफर करना पड़ता है। लेकिन पैसेंजर ट्रेनों की हालत इतनी ज्यादा खस्ता है कि कब हादसा हो जाए, कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेन आपस में टकरा गई थी, जिसमें करीब 296 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल भी हुए थे। अब फिर से 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई, जिसमें करीब 13 लोगों की मौत हो गई। मोदी सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ तो पैसेंजर ट्रेनों की भी जो हालत है वो ठीक नहीं है, उन्हें भी ठीक से नहीं चलाया जा रहा। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोग मरते हैं। राजनीतिक लोग सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर देते हैं, खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग यूं ही मरते रहेंगे। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसकी जिम्मेदारी लेंगे या बस मुआवजे का ऐलान करके इस बार भी सरकार पल्ला झाड़ लेगी? अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर योगी सरकार का विकास इतनी तेजी से हो रहा है, लेकिन उनके जो पूर्व सांसद है उनके बेटे को इलाज तक नहीं मिल सका। पूर्व भाजपा सांसद डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते रहे, मगर डॉक्टरों ने उनके बेटे को हाथ लगाने से भी इनकार कर दिया। ये मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा अपने बेटे के इलाज के लिए घंटों तक भटकते रहे, इधर उधर भागते रहे, लेकिन उन्हें इमरजेंसी में एक बेड तक नहीं मिल सका, जिसकी वजह से उनके बेटे की स्ट्रेचर पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। क्या यही भाजपा का विकास है? क्या यही योगी सरकार का विकास है? सोचिए दोस्तों, जब भाजपा सरकार में भाजपा के पूर्व सांसद के बेटे को इलाज तक नहीं मिल सका, तो फिर आम लोगों की क्या ही हालत होगी, आप इसका अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं। कभी कानपुर में बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया जाता है, जिसमें उन्हें HIV और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कभी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, अस्पतालों की हालत इतनी ज्यादा खस्ता है कि वहां पर इलाज के लिए जो लोग हैं जो इलाज के लिए जाते हैं उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी जो यूपी है वहां पर योगी सरकार कहती है कि सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। आप सबने कोविड-19 का नाम तो सुना होगा, जिस महामारी की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। न जाने कितने लोग इसका शिकार भी बने थे। जिन लोगों ने इस महामारी की चपेट में आने के बाद मतलब जो लोग बच गए थे इस महामारी से, लेकिन उन लोगों पे फिर से एक बार इसका खतरा मंडराने लगा है। बीते कुछ वक्त में आपने देखा होगा कि डांस करते हुए, गरबा करते हुए दिल का दौरा पड़ने से लोगों की मौत हो गई। ऐसे कई मामले सामने आए, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गहरी इस पे संवेदनाएं अपनी व्यक्त करते हुए कहा है कि ICMR ने एक अध्ययन में पाया है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उन्हें कठिन परिश्रम और दौड़ने या ज्यादा एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए, क्योंकि उन लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा हो सकता है। मतलब अचानक से हार्ट अटैक से जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोविड-19 को इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। इसलिए जिन लोगों को कोविड-19 हुआ था वो लोग अपने दिल का खासा ख्याल रखें और हैवी वर्कआउट करने से परहेज करें। अब आपको केंद्र सरकार के उस फैसले के बारे में बताते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि लोगों को सरकार के चुनावी बॉन्ड सोर्स जानने का अधिकार नहीं है। मतलब सरकार को कहां से पैसा मिलता है, सरकार को कौन लोग चंदा देते हैं, सरकार कहां से पैसे जो चंदा है उसे इकट्ठा करती है, इन सब बातों को जानने का अधिकार जनता के पास नहीं है। जब सरकार जनता की आय कहां से मिल रही है, वो कहां से पैसे कमा रही है, इन सब बातों को जानने का अधिकार सरकार रखती है, तो जनता को इसका अधिकार क्यों नहीं है कि जो उनकी पार्टी है वो इसके बारे में जान सके कि जो पार्टी है उसको चंदा कहां से मिल रहा है, कौन लोग उसे पैसे दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टी को मिल रहे चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले ही अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पब्लिक को सभी फंड का स्रोत जानने का संविधान ने मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया है, इसलिए वो चुनावी जो बॉन्ड का जो स्रोत है उसे नहीं जान सकती। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार केंद्र सरकार क्यों नहीं बताना चाहती कि उसको फंडिंग कहां से मिल रही है, कौन लोग उसे फंड कर रहे हैं।
अगर जनता को अपनी पसंदीदा पार्टी के बारे में ये पता चल जाए कि उसे फंड कहाँ से मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? क्या वाकई सरकार को इस मामले में पारदर्शी रहना चाहिए, या फिर जिन लोगों को सरकार जो बोल रही है कि फंड जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वो वाकई में ऐसा होना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अब आपको देश के महान खिलाड़ियों में से सचिन तेंदुलकर के बारे में बताते हैं। वो मणिपुर हिंसा पे कुछ नहीं बोले, लेकिन केरल में कन्वेंशन सेंटर में बम धमाकों के बाद उन्होंने एकदम लोगों से अपनी जो संवेदनाएं वो जाहिर कर दी। लेकिन वो महिलाओं से जो मणिपुर में लगातार जल रहा है, मणिपुर महीनों से जल रहा था, उस पर कुछ नहीं बोले। जब बेटियों को निविस्त्र घुमाया जा रहा था, हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन जब भी वो मणिपुर के लिए अपनी संवेदनाएं वो नहीं जुटा पाए। हाँ, हो सकता है कि वहां पर भाजपा सरकार है, इसी वजह से वो कुछ ना बोल पाए हो, लेकिन केरल दुर्घटना के बाद उन्होंने फौरन चिंता जाहिर कर दी। शायद ऊपर से फोन या उन्हें मैसेज भी आया होगा कि अब आप लोगों को ट्वीट करना है, और बाकी जो घटनाएं हैं उन पर कुछ भी नहीं बोलना। केरल में जो लोग मारे गए हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है, और इस तरह की घटना चिंताजनक है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मणिपुर पर खामोश और केरल पे एकदम चिंता जाहिर कर दी। सचिन तेंदुलकर की इस पाखंड टिप्पणी को आप क्या कहेंगे? सचिन की इस एक तरफा चिंता जाहिर करने के बाद काफी लोगों ने ट्रोल भी करना शुरू कर दिया। संदीप नाम के यूजर ने लिखा कि भारत रत्न ने फिर से स्ट्राइक किया, मणिपुर पर 6 महीने तक चुप, केरल के लिए रो रहे हैं, वो हमेशा से इसी तरह से करते हैं। इसके साथ ही स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा कि सचिन, केरल विस्फोटों से हर भारतीय बहुत दुखी है, लेकिन मणिपुर की आग ने आपको पोस्ट करने के लिए पर्याप्त दुखी नहीं किया। सिर्फ विपक्ष शासित राज्य ही आपको परेशान करते हैं। अब भारत रत्न है, भाजपा रत्न नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है जो सचिन ने अपना दोहरा व्यवहार यहाँ पर दिखाया है कि मणिपुर पे कुछ नहीं बोले लेकिन केरल पे एकदम बोल दिए, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, जहां पर भाजपा की सरकार है और हालात ऐसी है कि कुछ लोगों ने एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और उनके दफ्तर पर पत्थरबाजी कर दी, उसमें आग लगा दी। प्रदर्शनकारी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने दर्जनों बाइक और कारों में भी आग लगा दी। सोशल मीडिया पे इस घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है वो साफ नजर आ रहा है। जहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने दिन दहाड़े विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पर आग लगा दी, तोड़फोड़ कर रहे हैं। यह हालत है भाजपा सरकार के राज्य की, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खस्ता है वो साफ नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में कुछ लोग लगातार मराठा आरक्षण की मांग कर रहे थे। इसी बीच प्रकाश सोलंकी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मराठा आरक्षण की मांग कर रहे नेता मनोज जारंगी के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद लोग उन पर भड़क गए और उनके घर और दफ्तर पर हमला कर दिया, आगजनी की। जिसके बाद विकास और लॉ एंड ऑर्डर का ढोंग करने वाली बीजेपी की पोल भी खुलकर सबके सामने आ गई है। और आखिर में अब आपको देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मामला बताते हैं। राजस्थान का रहने वाले एक शख्स ने भारत की काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं पाकिस्तान को दे डाली, जिसके बाद पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISIS के लिए जासूसी करने वाले नरेंद्र कुमार को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक ना तो राष्ट्रवादी पत्रकार और ना ही खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले लोगों की तरफ से कोई भी इस पे प्रतिक्रिया सामने आई है। हाँ, अगर इस शख्स का नाम नरेंद्र कुमार ना होकर कोई मुस्लिम नाम होता तो अभी तक हमारी मीडिया स्टूडियो में बैठकर हल्ला बोल चुकी होती, उसके ऊपर उसकी जो खानदान है उसकी कुंडली निकाल चुकी होती, सोशल मीडिया पर जिहादी आतंकवादी नामों की बौछार हो चुकी होती, मुसलमानों को बोल दिया जाता कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम लोग गद्दार हो। बड़े बड़े नेता फिर से मुसलमानों से उनकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने लगते और न जाने क्या क्या उन्हें कहा जाता। लेकिन अब जब अब ये घटना हुई है तो सब लोग खामोश है। शायद अब ये देश का मुद्दा नहीं है, या फिर हो सकता है कि लोगों का जो इसमें निजी स्वार्थ है वो अब ना हो, इसलिए खुद को जो देशभक्त बताने वाले लोग हैं इस पर एकदम खामोश बैठ गए हैं, बिल्कुल भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए क्योंकि ये जो नाम था नरेंद्र कुमार, ये मुस्लिम ना होकर मुस्लिम नहीं है, इस वजह से जो लोग हैं, जो हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, वो चुपचाप दूर से खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे हैं। खैर, आप लोगों को इस मुद्दे पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।